हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की पिछले क्लास में हम लोगों ने जैव विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने 6 प्रमाण पढ़ लिया था। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रमाण हम पढ़ चुके हैं। पहला था इसमें तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकृति, ये 2 भागों में विभाजित था, समजातता तथा समरूपता। दूसरा है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तीसरा अवशेषी अंगों से प्रमाण। चौथा है भ्रौणिकी से प्रमाण। पांचवा पूर्व जनता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। और छठा हमने पढ़ा था जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। इसी में ही है 7वां कार्यिकी तथा जीव रसायन से प्रमाण। ठीक है। और 8वां है प्रमाण आनुवंशिकी से प्रमाण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां कार्यिकी तथा जीव रसायन से प्रमाण। तो विभिन्न जंतुओं के शरीर की कार्यिकी तथा जीव रसायन के अध्ययन से ये पता चलता है कि सभी जंतुओं की अनेक मूल समानताएं होती हैं। ठीक है, सभी जंतुओं का जब कार्यिकी और जीव रसायन के बेसिस पे जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि सभी जंतुओं में अनेक मूल समानताएं होती हैं। ठीक है, चाहे जंतु एक कोश की हो या फिर बहुकोश की है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सब देखिए जंतु है, जीव द्रव की रचना तथा रासायनिक संयोजन में समानता शो करते हैं प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारी तक। ठीक है, जीव द्रव की रचना तथा रासायनिक संयोजन प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारियों तक सभी जंतुओं में समान है। ठीक, दूसरा है डीएनए तथा आरएनए, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों डीएनए और आरएनए सभी जीवों में पाए जाते हैं और इनकी मूल रचना भी समान होती है। इसके बाद तीसरा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, सभी जंतुओं में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पाचक एंजाइम्स का पाया जाना। तो पाचक एंजाइम्स लोअर एनिमल्स से लेकर हाई एनिमल्स तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी समानता है जंतुओं के बीच में। फिर है कशेरुकियों में रक्त की रचना समान होती है। सभी कशेरुकियों में रक्त की रचना समान होती है। सभी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक होता है कपी, तो कपी और मनुष्य दोनों में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ए और बी। तो इस प्रकार से कपी और मनुष्य की आपस में समानता है। इसके अलावा जब मनुष्य और चिंपैंजी का जब हम देखते हैं और चिंपैंजी और मनुष्य के जो हीमोग्लोबिन है वो इनमें बहुत ही अधिक समानता पाई जाती है। अगर हम चिंपैंजी और मनुष्य की हीमोग्लोबिन की समानता अगर हम बंदरों से करें तो इनकी जो है चिंपैंजी और मनुष्य की रक्त की समानता बंदरों से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो 7वें का हो गया प्रमाण। फिर है 8वां आनुवांशिकी से प्रमाण। आनुवंशिकी क्या होती है? कुछ खास कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत हो जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी होता है। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत हम ये जानते ही हैं कि जीन क्या होता है। जीन एक इकाई है, एक स्थिर इकाई होती है जो एक वंश से दूसरे वंश में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना बदलाव के ही जाती है। ठीक है, मतलब जीन्स में कभी बदलाव नहीं होते और जब कभी बदलाव हो जाते हैं
तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, और उत्परिवर्तन के कारण जो नई जाति बनती है वो अपनी पूर्वज जाति से बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, तो ये प्रमाण जो है 8वां कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। पहला लैमार्कवाद या लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक, दूसरा है डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। ठीक है, तीसरा है ह्यूगो डी बेरिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला लैमार्कवाद। लैमार्कवाद जो है इसका ये दिया था, ये थ्योरी किसने दी थी? लैमार्क ने दी थी। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क और ये फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अपने वाद की जो इन्होंने रूपरेखा दी थी, इनकी बुक थी एक फिलॉसफी जूलॉजिक में इन्होंने अपने वाद को प्रदर्शित किया था कि इनकी क्या सोच है। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं केवल लैमार्कवाद से कि लैमार्कवाद क्या था। ठीक है, या कभी कभी केवल यही पूछ लिया जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का वर्णन करें या सिद्धांत क्या था बताइए या समझाइए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क द्वारा दिया गया था। और इस वंशागति का सिद्धांत किसमें प्रदर्शित हुआ था? सबसे पहले फिलॉसफी जूलॉजिक में। ये लैमार्क की बुक है, 1809 में पब्लिश हुई थी। तो ये भी कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आंतरिक जैवबल या बड़े होने की प्रकृति, दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव, और तीसरा है अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लैमार्क के अनुसार सभी जीवों में ऐसी कैपेसिटी होती है या ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आकार को बढ़ा सके। ठीक है, कि जीवों के आंतरिक बल में जीव के आकार को बढ़ाने की प्रकृति होती है या प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ यह है कि जीव के पूरे शरीर या उनके विभिन्न अंगों में बढ़ने की क्षमता है या प्रवृत्ति है। ठीक है, जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो फिर से इसको मैं बताऊंगी, आप लोग को समझ में आएगा ये। फिर है दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। जीवों की लगातार नई जरूरतों के अनुसार नए अंगों तथा शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है। तीसरा है अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। तो किसी अंग का विकास उसके कार्य करने की क्षमता, उसके उपयोग तथा अनुपयोग पर निर्भर करता है। लगातार उपयोग से अंग जो हैं धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और उन्हीं अंगों का पूर्ण रूप से विकास होने लगता है, जबकि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है वो धीरे धीरे अनुपयोग होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका लोप हो जाता है। तो चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इस प्रकार से जीवन काल में आए परिवर्तनों को ही जीवों की उपार्जित लक्षण कहा जाता है और जीव इन्हीं लक्षणों को ही आत्मसात कर लेता है और यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जिससे कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी पीढ़ी से बिल्कुल, अपनी पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो लैमार्क ने सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया था जिराफ का। ठीक है, तो लैमार्क के अनुसार अफ्रीका के जंगलों में या अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला जो जिराफ है वो ऊंची ऊंची पत्तियों को खाता है पेड़ों की, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब जो वर्तमान जिराफ है जिसकी अगली टांगें लंबी हैं और उसकी गर्दन लंबी है, तो
तो पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ पे घने जंगल पाए जाते थे और बड़ी घासें पाई जाती थी। तो जिराफ जो है, प्राचीन जिराफ या पूर्वज जिराफ जो था, उसकी अगली टांगे और गर्दन छोटी ही होती थी, लंबी नहीं होती थी। तो उसे खाने में आसानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन के कारण घासें नष्ट हो गईं और वहाँ का जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान में बदलने लगा। अन्य पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए, केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष ही बचे। तो जिराफ को अपने खुद को बचाने के लिए अपनी अगली टांगे और अपनी गर्दन को उचकाना पड़ गया। ठीक है, यहाँ देखिए पहला है आंतरिक जैव बल। तो इसी उदाहरण इस पे ये उदाहरण मतलब सेट होगा। तो जब वो गर्दन और अगली टांगों को उचकाने लगा, ठीक, उचकाने से क्या हुआ, उसकी जो अगली टांगे और गर्दन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई। तो देखिए यहाँ फिर दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। अब क्योंकि पहले वातावरण कैसा था, वहाँ पे जंगल थे, घास के मैदान थे और छोटे पेड़ पौधे भी थे। तो जिराफ जो है छोटी गर्दन वाले और पैर भी छोटे होते थे जिराफों के। लेकिन जैसे ही वातावरण में चेंज हुआ, वातावरण परिवर्तित हुआ कि जिराफ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गर्दनों को और अगली टांगों को उचकाने लगा, खुद को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो वो लंबा होने लगा। ठीक है, फिर है देखिए नेक्स्ट है अंगों के अधिक या कम उपयोग। तो क्या हो रहा था कि केवल जिराफ अगली टांगों को और अपनी गर्दन को ही उचका रहा था। तो अगली टांगों और गर्दन पे अधिक बल पड़ रहा था, जबकि जिराफ की पिछली टांगे जो हैं वो अधिक बल नहीं कर रही थी, अभी अधिक कार्य नहीं कर रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जिराफ की अगली टांगे और उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई। ये लैमार्क का कहना है। ठीक है, तो क्योंकि वो जिराफ अगली टांगों और अपनी गर्दन का अधिक प्रयोग कर रहा था, इससे वो लंबी हो गई। फिर यही लंबा गुण जो है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहले वाला जिराफ छोटा था, उसके बाद वाला गर्दन उचकाने लगा, थोड़ा उसकी गर्दन लंबी हुई, उसके बाद वाला तो लंबापन अगली पीढ़ी में पहुंचा। फिर इस वाली पीढ़ी में जो जिस थोड़ी सी गर्दन लंबी और थोड़ा सा आगे वाला पैर लंबा था, तो ये जब और अधिक कार्य किया, अधिक गर्दन उचकाया, अधिक पैर उचकाया और लंबा हुआ, फिर इसका गुण अगले कैरेक्टर में पहुंचा। तो इस तरीके से यही गुण जो है इनकी एक वंशागति पहुंच गई। यही लंबे वाले गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगे। ठीक है, तो लैमार्क कहना है कि इस प्रकार से वर्तमान जिराफ का निर्माण हुआ या वर्तमान जिराफ का उद्भव हुआ। इसी प्रकार से एक अन्य इन्होंने उदाहरण दिया था पक्षी, बत्तख या अन्य जलीय पक्षियों पर। उनका कहना था कि पहले जो पक्षी था, यानी कि बत्तख क्या है, पक्षी वर्ग का ही है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रारंभ में स्थलीय थे। ये जो बत्तख है उड़ता नहीं था या जल में नहीं रहता था। में इनका कहना है कि बत्तख जो है या अन्य जलीय पक्षी जो है जल में नहीं रहते थे, ये स्थल पर रहते थे। लेकिन भोजन की तलाश में जल में जाने लगे, जलीय स्रोतों में जाने लगे। तो तैरने के लिए इनको अपने पंजों को फैलाना पड़ता था, पंजों को फैलाना पड़ता था, जिससे उनकी उंगलियां दूर दूर होती गई और यहाँ पे जो इनके ब्लड वेसल्स थे ये भी खींचने लगे, स्किन खींचने लगी, जिससे इनकी उंगलियों के बीच में एक जाल जैसे संरचना का निर्माण हो गया। और इस प्रकार से वर्तमान जो जलीय पक्षी हैं, बत्तख वगैरह, इनका उद्भव हुआ। तीसरा इन्होंने दिया था उदाहरण सांप का। इनका कहना है कि जो प्राचीन सांप थे उनके पास हाथ थे या पैर कह सकते हैं, उनके पास पैर थे। तो लेकिन उनको ये रेंगने में इनको ज़्यादा आसानी होती थी, तो ये अपने पैरों का उपयोग नहीं करते थे। तो उपयोग न करने से इनके पैर जो हैं धीरे धीरे नष्ट हो गए। ठीक है, उपयोग ना करने से इनके पैर धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो देखिए अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। कभी कभी देखिए इसमें से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि आंतरिक जैव बल या बड़े होने की प्रवृत्ति जो लैमार्क ने दी थी, इसको आप उपयुक्त उदाहरण से प्रदर्शित कीजिए। तो इसको आप यहाँ पे कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? यहाँ पे आप जिराफ की ऊंची गर्दन वाला और अगली टांग के लंबे होने वाला उदाहरण आराम से दे सकते हैं। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव ये भी जिराफ वाला आप दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, कि पहले जो है वहाँ पे हरियाली थी, अफ्रीका में जंगल थे, लेकिन बाद में जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो वहाँ पे क्या हो गए,
रेगिस्तान हो गए, पेड़ पौधे कम हो गए, ऊंचे पेड़ पौधे ही बचे। तो वातावरण के प्रभाव से जिराफ जो है क्या करने लगा, खुद को बचाने के लिए अपनी अगली टांगे और गर्दन ऊंची करने लगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, फिर अंगों के अधिक या कम उपयोग देखिए, यहाँ पे आप जिराफ की पिछले पैर वाले का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सांप का बहुत सही उदाहरण रहेगा कि सांप के पूर्वजों में पैर होते थे, लेकिन उनको रेंगने में ही आसानी होती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पैरों का उपयोग कम कर दिया और रेंगने लगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पैरों का लोप हो गया। ठीक, तो इस तरह से हो गया। फिर है आलोचना इनकी भी हुई। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध वो थे, वैज्ञानिक थे, इनका नाम था विजमान। तो इन्होंने इनकी आलोचना की, इनमें दोष निकाला है। तो विजमान ने किसका उदाहरण लिया था, चूहे का उदाहरण लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ चूहों को मतलब हर पीढ़ी में चूहे की पूंछ काटते रहे। ठीक है, इनका जो है दोष सिद्ध करने के लिए क्या किया, एक पीढ़ी में चूहे की पूंछ को काट दिया, फिर उससे जो नया चूहा उत्पन्न हुआ उसका पूंछ काट दिया। इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक चूहे का पूंछ जो है काटते रहे, लेकिन फिर भी हर पीढ़ी में जो चूहा उत्पन्न होता था, चूहे का नया बच्चा उत्पन्न होता था, उसमें वो पूंछ के साथ ही उत्पन्न होता था। ऐसा नहीं हुआ कि पूंछ जो है उसकी ना हो। तो इस प्रकार से इनका जो है लैमार्क का जो सिद्धांत था, लैमार्कवाद, क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरे थे पावलोव। पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाकर चूहों को खाने देने का प्रशिक्षण दिया। जब घंटी बजाई जाती थी तो उनको ऐसा प्रशिक्षित किया गया था, घंटी बजाने पर ही वो खाना खाने के लिए आ जाए। लेकिन पावलोव ने ये सिद्ध किया कि ऐसा नहीं हुआ, ये जो है कैरेक्टर जो है इनका पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं हुआ, हर पीढ़ी के चूहों को उन्हें प्रशिक्षित करना ही पड़ा। तो इस प्रकार से लैमार्कवाद जो है इसमें दोष निकल आया। ठीक है, लैमार्कवाद के अन्य हम दोष देख सकते हैं, जैसे कि हम देखें भारतीय संस्कृति में महिलाओं में नाक और कान छिदवाने की प्रथा रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो नया शिशु जन्म ले रहा है वो जन्मजात उसके नाक और कान छिदे हुए हों। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं जो है नाक और कान छिदवाती हैं, लेकिन उनसे उत्पन्न शिशु नाक और कान छिदवा के पैदा नहीं होता। तो इससे भी इनका कमियां निकलती है, ये भी एक कमी है लैमार्क की। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि कभी एक पहलवान का बच्चा जो है जन्मजात पहलवान नहीं होता। ठीक है, पहलवान है तो उसकी मसल्स जो है मजबूत रहती हैं, लेकिन क्या किसी बच्चे की, उसके बच्चे की मसल्स के जन्मजात मजबूत रहेगी? नहीं, जब तक वो प्रैक्टिस करेगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा बच्चा तभी होगा। ठीक है, और लैमार्कवाद के अनुसार तो होना चाहिए था कि वो अपने मसल्स का ज़्यादा उपयोग कर रहा है पहलवान, तो ये पीढ़ी में वंशानुगत हो जाना चाहिए था, उसके बच्चे में भी जाना चाहिए था गुण, लेकिन नहीं जाता है। तो ये भी एक दोष है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।